नमस्ते, मेरा नाम मेधा आनंद है। मैंने इस बार 13th रैंक प्राप्त की है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। I have secured All India rank 15. मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में रैंक 17 आई है। I have been fortunate to secure All India rank 41. मेरे इस साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 56 रैंक प्राप्त हुई है। 2023 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मुझे 59th रैंक मिला है। I've secured All India rank 99. इस साल यूपीएससी 2023 में मैंने 536वीं रैंक हासिल की है। तो मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं और आपको इन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। So today I would be discussing mostly about the prelims strategy. पहले 2 अटेम्प्ट में मेरी प्रीलिम्स का स्टेज ही क्लियर नहीं हुआ था। So I do think that I have some good learnings from this process in respect of prelims, and I would like to share my 2 cents about prelims. तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हमें प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। I think the most important thing is the basic books and the most simple things that one must do. सबसे पहले going with the mistakes that I have done in the initial 3 attempts. Also thanks to DKT Delhi Knowledge Track for giving a very good platform for the UPSC aspirant. और हम लोग वहाँ पे आके अच्छी बातें बताते हैं तो लोगों को जो एस्पिरेंट कम्युनिटी है उनको इजीली गाइडेंस अवेलेबल हो जाता है यूट्यूब के थ्रू। तो थैंक यू। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। नमस्ते, मेरा नाम मेधा आनंद है। मैंने इस बार 13th रैंक प्राप्त की है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और अगर आप मुझसे पूछें कि प्रीलिम्स की मेरी क्या सीख रही पिछले 5 साल के अपने हर कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट की, तो मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं और आपको इन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने की वजह से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भूल जाते हैं। मेरी जो अपनी समझ है वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। आपको कुछ और भी ठीक लग सकता है और आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना प्लान बना सकते हैं। मुझे लगता है कि एंशिएंट और मेडिवल उतने मार्क्स फेच नहीं करते जितना उनमें एफर्ट लगता है। आप बहुत सारे दिन लगा के मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें से मे बी एक क्वेश्चन आपका सही हो, 3-4 क्वेश्चंस फिर भी आपको मे बी हवा ना लगे कि कहाँ से आए। और ये एक बहुत जनरल ट्रेंड है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि एक एलिमिनेशन का प्रोसेस है। तो मेरा समझ ये थी कि मैं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ती थी और मुझे लगता था कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। और ये कहने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पिछले साल और उसके पिछले साल जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आए वो जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, उसमें से नहीं आए। और वो आए थे फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन जो किताब है शेखर बंदोपाध्याय सर की, वो उससे वो क्वेश्चन रुक्माबाई का एक क्वेश्चन आ गया था। अब इसमें आपको लग सकता है कि क्या फिर मुझे हर तरीके की किताब पढ़ने की ज़रूरत है? परहैप्स नहीं। एक क्वेश्चन अगर एक किताब से आ रहा है, अगर आपके पास समय है बेशक पढ़िए। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है आप पढ़ लीजिए, लेकिन इतने को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि फाइनली हमें 75 मार्क्स चाहिए। तो 75 के लिए हम एंशिएंट मेडिवल को मिस आउट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर सकते हैं जो हमारी स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा में है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आता है, मे बी 10-15-20 लोगों को आता होगा, गुड फॉर देम, आप छोड़ सकते हैं, ताकि अगर कम समय में आपको तैयारी करनी हो तो भी आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। जो भी आपकी ग्रुपिंग्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉन्सेप्ट है, पॉवर्टी एक कॉन्सेप्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं? एक प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं जिसपे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हम काउंट करते हैं। आप समझिए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ना सिर्फ आपके देश के लिए बट इंटरनेशनली, और इसीलिए उस पर सवाल आ रहा है। अधिकतर सवाल अब ऐसे नहीं आते कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर आप इसे याद करने में अपना समय ज़ाया कर रहे हैं उससे रेयरली एक सवाल आएगा। बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि G20 जो है वो काम क्या करती है, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शंस आएंगे जो ये कहेंगे कि G20 इस फील्ड में काम करती है, इस चीज़ से रिलेटेड काम करती है। और जब आपको उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि G20 बना क्यों था, किस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बना था, तभी आप उस पर टिक कर पाएंगे।
अगर WTO की कोई इशू चल रही है इंडिया के साथ, अगर कोई नॉन टैरिफ बैरियर है, टैरिफ बैरियर है, वो उस साल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई हेड ऑफ स्टेट हमें विज़िट करते हैं, जैसे कि अभी फ्रांस रहा, हमारी उससे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमें बेसिक जो ट्रीटीज़ हैं फ्रांस के साथ वो हमें पता हो कि कैसे कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या हमको उनमें ध्यान रखना है। तो आप उस साल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस तरीके से गेज कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। मुझे याद है कि 2021 में प्लेसेस इन न्यूज़ पे 2-3 सवाल थे जहां आपको सिर्फ मैच करना था, और जैसे कि अभी वॉर चल रहे हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे प्लेसेस इन न्यूज़ हमारे बढ़ गए हैं। तो आप उन प्लेसेस इन न्यूज़ का ध्यान रखिए कि कौन सा प्लेस कहाँ पे पड़ता है, और एक रफ़ आइडिया आप रखिए। आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं, बट समवेयर आप थोड़ा एलिमिनेट करते चलेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये कहते हुए पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी से हर साल बहुत ही फैक्चुअल और कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। वो आपको ये कह देंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्शन में अलग होता है और उनके रिमूवल का अलग प्रोसेस होता है। आपको ये प्रोसेसेस पता होने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप खुद मिस आउट कर रहे हैं। जैसे कि एक पिछले साल भी प्लेसेस इन न्यूज़ पे मुझे अचानक से सवाल याद आता है जिसमें था कि अफ़गानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो ये आप उसमें फ़िट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में अगेन मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जैसे कि वॉल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, क्या फ़र्क है, आपकी रिंग ऑफ फायर बेल्ट्स होती हैं उसमें क्या फ़र्क है, जो आपके फेरल सेल होते हैं, हैडली सेल होते हैं, इस पे सवाल आ सकता है। अगर कोई ऐसा फिनोमिनन हुआ है जो जैसे कि एक मुझे याद है साइक्लोन था, उसने लैंडफॉल करके और फिर अपनी स्पीड पिकअप कर ली थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, कुछ नया हुआ है। या फिर अगर कोल्ड वेव चल रही हैं या कुछ भी जेट वेव्स में हो रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान रखिए। आप ध्यान रखिए कैसे चलती हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो शुरुआत उसकी कैसे होती है, मॉनसून अगर कुछ गड़बड़ा गया है, एल नीनो, ला नीना, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। इन्वायरमेंट में भी कुछ ऐसे ही है, जैसे कि आपके COPs होते रहते हैं, आपके बहुत सारे कन्वेंशन हैं, UNCCD है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, कॉप्स आपकी अलग अलग हो रही हैं, पेरिस क्लाइमेट डील है, ओजोन आपका प्रोटोकॉल है। इन सब की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एक वन वर्ड, और आजकल जो UPSC का पैटर्न है वो हो भी ये गया है कि वो आपको एक फ्रेमवर्क दे देते हैं और कहते हैं कि ये किससे लिंक्ड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से लिंक्ड है, और अगर आप उसका सेंस बना लेंगे तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे। एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग रखिए। ये सोचिए कि जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ ये कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर कोई लोकल न्यूज़ है, कोई किसी के साथ भाग गया काइंड ऑफ, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो गया है कि इसी शहर में हुआ है और कोई जोग्राफिकल फिनोमेना हुआ है या कोई एक्सकेवेशन हुआ है और कोई हड़प्पा के टाइम की चीज़ मिल गई है जो ओरिजिनली इस एरिया में नहीं पाई जाती थी, तो आप समझ जाइए कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। और उसके अलावा आप फिर भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले दिन आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत कुछ छोड़ दिया है, और ये एक कॉमन फीलिंग है जो हर किसी को आती है। बहुत डर भी लगता है। एग्ज़ाम के सुबह भी आपको बहुत डर लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या इसमें एग्ज़ाम में दे दें और मुझे आता होगा या नहीं आता होगा। बट देखिए, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक दिन पहले, मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी, प्री से एक दिन पहले हाफ डे मैं बना लेती थी। उसमें मैं अपनी लाइब्रेरी में सब बंद करके और फिर मैं एकदम शांत बैठ जाती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो मेरी साल भर की मेहनत है वही काम आएगी, और थोड़ा लक काम आएगा, थोड़ा पेरेंट्स की आपको विशेस काम आएंगी, और हम कुछ नहीं कर सकते वो सब उस स्थिति के बाद। तो मेरी ये आपको भी सुझाव रहेगी कि आप एक कट ऑफ डेट वो कर लीजिए, जिस दिन प्रीलिम्स है उसके एक शाम पहले, एक दोपहर पहले आप बंद कर दीजिए। अब जो भी है वो आप पढ़ चुके हैं, और इतना वास्ट सिलेबस है अंडर द सन कि अब आप नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि अगर मैं ये कर लूँगा तो ये तो 100% आ जाएगा। आप उसको क्लोज़ कीजिए, CSAT रिवाइज़ कर लीजिए, मन को शांत रखिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है मैं जानती हूँ। और ओवर द ईयर्स मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है। आप अपने मन में ओवरथिंक कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हो सके तो एक अच्छी नींद लीजिए, बट इसके स्ट्रेस में मत आइए कि मुझे एक अच्छी नींद लेनी है। बहुत बार जैसे पहले अटैम्प्ट में मेरे साथ हुआ, मुझे लगा कि मुझे एक बहुत अच्छी नींद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर मैंने नींद नहीं ली तो फिर मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। ये सोच सोच के मुझे नींद नहीं आई। तो आप एकदम आराम से आप लाई डाउन की कर जाइए,
आप अपना लाइट्स ऑफ करके आराम से, और नहीं नींद आ रही तो इसकी टेंशन में ना आए, टाइम पे पहुंचिए, पहले से देख लीजिए, पानी पीजिए, भगवान का नाम लीजिए उस दिन, क्योंकि और कुछ आप कर नहीं सकते एग्ज़ाम से जस्ट पहले, और कोशिश करिए कि शांत मन से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। Hello, my name is Kunal Rastogi. I have secured All India rank 15 in UPSC Civil Services Examination 2023. Coming to my journey, the three years I have spent, I have attempted UPSC examination 3 times. In my first attempt, I went up to the interview stage but failed to qualify that. In my second attempt, I was not even able to clear the prelims examination, primarily because I failed the CSAT examination by just 1 mark. And in the third attempt, fortunately, I am able to make to the final cut. So today I would be discussing mostly about the prelims strategy. So the prelims examination of the UPSC is the first eliminator stage, whereby more than 10 lakh students sit for the examination and only 14,000 qualify for writing the mains examination. The prelims examination is divided into 2 parts, the first part being the general studies paper, while the second part being the CSAT. So let us start analyzing the general studies paper. So the general studies paper consists of 200 marks, and for one to qualify, one has to get the minimum cutoff marks that is decided by the UPSC. So the general studies paper consists of many parts which has been described in the UPSC syllabus. It includes the polity and governance aspect, our society, history, geography, international relations, and the current affairs. So how one needs to approach this? So in all of my 3 attempts, I've been able to qualify the GS cutoff in a comfortable way. In my first attempt, I scored around 93 marks, where the cutoff was around 88, while in the second attempt, I scored around 104 marks. This year, I was also able to clear the forest cutoff, and according to the various answers keys, I have scored around 115 plus marks, where the cutoff is stipulated to be 75 number. So I think I am qualified to discuss about the prelim strategy. So the prelims examination basically is of 2 parts. One is the knowledge part and the second is the wisdom part. So the knowledge part inculcates or includes your basic understanding and the basic content that is required for a civil servant. That includes polity, your grasp of the current happenings in the world, and so on and so forth. So for this you need to refer to some basic sources. For example, in my case, I refer to M. Lakshmikant for polity, as well as the class 10 and 12th NCERT. Apart from that, I also refer to D.D. Basu for gaining some insightful knowledge regarding the political aspects, which in recent years UPSC has been delving into. Apart from that, for my economy, I refer to Munal sir classes and Sanjay Verma book to make a holistic understanding. I also refer to Yojana as well as the economic survey, which I found quite useful in developing the understanding required for this examination. For my geography, I refer to GC Leong, the NCERTs, as well as Sudarshan Gurjar sir's online mapping classes. In my international affairs, since I have optional PSIR, I was quite comfortable with it, but to brush up, I refer to the mains and PT 365 that Vision releases every year, so that I could get a holistic understanding regarding the current happenings of the international geopolitical arena. So once you get this basic knowledge that is required, you need to start applying it. This application part is perhaps even more difficult and perhaps more important, because the examination has been transitioning from a knowledge-based examination to a wisdom-based examination. So for the wisdom part, I suggest that you need to attempt as many papers as possible. So in my case, in my third attempt, I attempted almost 50 question papers, the FLTs, before the prelims examination. Now this has 2 major advantages. First of all, when you attempt such a high number of examinations, you get to increase your knowledge. This is because there would be many questions in almost all the papers which you will be coming across for the first time, and whenever you do so, you note it down, and this would then become a part of your knowledge base. Secondly, I feel that there are certain strategies that are required to crack this preliminary examination. Even all the toppers
do not know questions beyond 40 out of 100 questions. So to bridge the gap between the 40 questions that you definitely know and perhaps 50 or 60 questions that are required for a comfortable margin, these 20 questions need educated guessing. So in most of the questions, you will not be sure. You will be either 50-50 or in some cases not even that. So how to answer those type of questions? Now I feel that the best template for solving these educated guesses is the previous year questions itself. So what happens is the UPSC may change the pattern of the paper, but the intention behind the paper remains the same. So for example, there was a question in 2021 regarding environment where 3 animals were given and a particular trait was asked. So when I gave that paper, I found out that only 2 options for them were correct. In this year's paper, again 3 animals were mentioned and again a specific trait was asked. Even this year, the 2 options were only correct. So such type of pattern recognition can be done by analyzing the PYQs more closely. So how to approach these PYQs? You have to do it in a 2-fold manner. In the first way, the PYQs are a rich repository of the themes that UPSC has been asking questions. For example, fungi, they have been asking a lot. International areas where conflicts are happening, be it in 2022 or in 2023, conflict areas were asked. Polity basic questions like constitutionalism, liberty, equality. Geography questions like landforms, types of rainforest. All these questions are asked year and year again. So once you analyze the PYQs properly, you will be able to gauge what type of questions are being repeated and you will be able to streamline your preparation. So the knowledge part would be then fine-tuned for this particular examination. Second is the option setting. So once you know the broad themes, the second stage of analysis is how the options are being prepared. This year, UPSC marked a big change where from 1, 2, 3 or 1, 2, 3, 4, they have started with only 1, only 2, only 3 and such type of option making. So in this, what I found is by analyzing the previous year papers that if 4 or 5 statements or any number of statements are given, it is of very less chance that all the statements would be correct or all the statements would be incorrect. If this particular proposition is followed, then automatically 2 options in the only one category will also be eliminated. So it will be automatically come down to 50-50. So these are some type of pattern recognitions that you can be following and which would also help you in solving the examination in a better manner, particularly the educated guesses part. So once your knowledge and the wisdom part has been taken care of, you need to combine them in a syncretic manner and then start practicing as many full-length tests as possible. For this, what I did was, apart from the many coaching institutes that allow these FLT papers, I also started giving any random All India test series, be it from Vajiram, be it from Vision IS, be it from Forum IS, or any such institute which is following All India test series. So I minimized my sectional test and maximized the full length test, because it is only in the full length test that you will be able to not only select which type of questions you would be answering, but also select which type of questions you would not be answering, which is even more important given the negative marking that is present in this examination. I again extend my heartfelt gratitude to Delhi Knowledge Track for giving me this opportunity to share my prelims strategy. Thank you very much. मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में रैंक 17 आई है। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। पहले 2 अटैम्प्ट में मेरी प्रीलिम्स का स्टेज ही क्लियर नहीं हुआ था। इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन 2021 मेरा जीएस एंड सीसैट दोनों ही पेपर क्लियर नहीं हुआ था। इन माई सेकेंड अटैम्प्ट इन 2022 मेरा सीसैट वाला पेपर क्लियर नहीं हुआ था। In my 3rd attempt, I could successfully clear the stage of prelims. In my first 2 attempts, मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ये रही थी कि सबसे पहला मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एग्ज़ाम को हैंडल कर सकूं। एग्ज़ाम हॉल में जाते ही जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसमें मुझे बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जो मैं मॉक्स वगैरह देती थी या टेस्ट देती थी उसका मैंने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया था। थर्डली जो रिवीजन होता है, स्पेशली करंट अफेयर्स का रिवीजन, वो मेरी प्रेपरेशन में लैकिंग था। एंड फोर्थली सीसैट का जो इशू था वो मुझे मेरी सेकंड प्रेपरेशन तक रियलाइज़ हुआ है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए मैंने एक बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी जो फॉलो की थी मैं वो आपको प्रेजेंट करती हूँ। जो
सब्जेक्ट्स हैं हमारे पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन सब के लिए मैंने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी से ही स्टार्ट की थी, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके अभी तक कंटिन्यू रखी थी। उसके अलावा जो हम बुक्स पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, रमेश सिंह फॉर इकोनॉमिक्स, मैंने यही सब पढ़ी थी। और कन्वेंशनली तो जो सारे टॉपर्स आपको रिकमेंड करेंगे वही था। एक एक्स्ट्रा मैंने सिर्फ ये किया था, जियोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप रुनाल सर की, रजनतुल मैम की वीडियोस देखते हैं तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और इन्हांस कर सकती हैं। टेलीग्राम के थ्रू आप ये हेल्प ले सकते हैं कि जो टॉपर के नोट्स है वो वहाँ पे फ्री इजीली अवेलेबल है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं और अपने प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए एक वैल्यू एडिशन ऐड कर सकते हैं। बुक लिस्ट की रिसोर्सेज को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है टेस्ट सीरीज़ से। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में विजन की टेस्ट सीरीज़ ली थी, सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने बाजीराम की टेस्ट सीरीज़ ली थी और अपने थर्ड अटैम्प्ट में मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ली थी। मेरे फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में मैंने अपने घर से ही प्रिपेयर किया था, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन ली थी। मेरे थर्ड अटैम्प्ट में मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो मेरा ये आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं तो जब तक आप उसके एनालिसिस नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपनी वीकनेस को नहीं पहचान पा रहे हैं तो टेस्ट देने का उतना कोई खास लॉजिक रह नहीं जाता। तो टेस्ट सीरीज़ से आपको 2-3 फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं। अगर आपको वो पता चलता है तो आप उसके रिविजन पे, या आप उसमें इंफॉर्मेशन लैकिंग है, या आपको उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जिसमें कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मायने रखती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करें, अपना फंडामेंटल बेसिस अच्छा बनाएं ताकि आपको क्वेश्चंस रियल एग्जाम में सॉल्व करने में ईजीनेस हो। अब हम एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रैटेजी में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा काम रहें, आप कॉन्फिडेंस लैक ना करें, आप पेपर को देख के घबराएं नहीं। साथ ही में ऐसा मानना है कि करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज आ रहा है हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में, बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्टैटिक पोर्शन अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप स्टैटिक की नॉलेज से भी वहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके। सेकेंडली बात होती है एलिमिनेशन ट्रिक की। तो ये जो एलिमिनेशन ट्रिक है उसमें आप तब अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे चीज़ों को जब आप टेस्ट इतने सॉल्व कर लेंगे कि आपकी एक टेक्निक बन जाएगी सॉल्व करने की, तो तब आप कॉमन सेंस अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। तो आपकी एलिमिनेशन टेक्निक, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात है, वो आप सही से कर सकते हैं। थर्डली आई वुड रिकमेंड कि आप OMR शीट्स को काफ़ी ध्यान से भरें। बहुत सारे बच्चे हैं जो घबराकर या स्ट्रेस में आकर अपनी OMR शीट को क्वेश्चन देखते नहीं हैं और वो ऑप्शन गलत मार्क हो जाते हैं। तो ये एक बहुत डिसहार्टनिंग सा चीज़ होता है जब आपको चीज़ें आती हैं बट स्टिल आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो OMR शीट की फिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन सो दैट आपकी मार्क्स आपने जितना सोचा है आप एटलीस्ट उस कट ऑफ से तो ऊपर ही परफॉर्म करें। ऐसा हम सोचते हैं कि हमें वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते होंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता है। इनफैक्ट मुझे भी अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस ही थे, 65 टू बी एग्जैक्ट मे बी, जो मुझे अच्छे से आते थे। रेस्ट क्वेश्चंस जो थे वो हम कॉमन सेंस यूज़ करके ही वहाँ पे सॉल्व करते हैं। GS के प्रीलिम्स के पेपर के पहले मैंने अपनी प्रेपरेशन को इस बार क्योंकि काफ़ी पुश किया था कि मैं जितना हो सके उतना कवर करके जाऊँ, बट स्टिल जब पेपर सामने आया तो वो सबके लिए ही शॉकिंग था क्योंकि पेपर का पैटर्न 1 पेयर 2 पेयर वाले ऑप्शंस वो सबके लिए ही एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह एक्ट कर रहे थे। उस टाइम पे इट वाज इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने आप को काम रखूं क्योंकि मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने स्ट्रेस में आके बहुत क्वेश्चंस गलत कर दिए थे। तो मैंने इस बार ये मेंटेन किया कि मैं एक स्ट्रेस ना लूँ और ट्राई करूँ कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँ। साथ ही GS का पेपर जब ख़त्म होता है उसके बाद जो हमारे पास 2-2.5 घंटे का टाइम होता है, उस घंटे में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप प्रीलिम्स के पेपर, जो GS का पेपर है उसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें। आप अपने जो नेक्स्ट पेपर है उसके बारे में जो आपने स्ट्रैटेजी फॉलो की है, आपने कोई फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं या कोई क्वेश्चन है जिसकी आपको लगता है कि शायद ये दोबारा एक बार देख लेने से एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी,
या फिर आप एक बार PYQ के थ्रू स्वाइप कर लीजिए, तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहता है रादर दैन डिस्कसिंग कि GS का पेपर कैसा गया है। तो सेम CSAT में भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना एक स्वीट पॉइंट ढूंढें कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपकी एक्यूरेसी और स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है CSAT के पेपर में। और साथ ही में OMR वाली जो मैंने चीज़ बोली, आपकी वो मार्किंग सही होनी चाहिए और अपने आप को काम रखिए GS के पेपर में और CSAT के पेपर में, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। हमारी प्रिपरेशन का अभी जो बैरियर प्रीलिम्स के लिए खड़ा होता है, आई थिंक वो CSAT का पेपर है। बहुत सारे बच्चे हैं जो GS में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, पर CSAT क्लियर ना होने के कारण वो मेंस तक नहीं पहुंच पाते। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक अर्ली स्टेज पे ये रिकग्नाइज़ कर लें कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन तीनों चीज़ों में से आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या वीक पॉइंट है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस एक तरफ वेड ना हो, वो एक बैलेंस्ड पेपर हो जहाँ से आप तीनों सेक्शंस में से इक्वली नहीं तो कम से कम 40-60 की रेशो को लेके आप पेपर को सॉल्व करें, ताकि आपको ये डर ना रहे कि अगर कॉम्प्रीहेंशन में बाई चांस मेरे ज़्यादा गलत हो जाएं तो मेरा LR और क्वांट मेरे पेपर को सेव कर ले। CSAT के लिए मैंने इस अटेम्प्ट में शून्य IAS का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, जिन्होंने बेसिक टू एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप कर दी थी। मॉक्स के प्रैक्टिस के थ्रू मैंने वो अंडरस्टैंडिंग और अपनी अच्छे से इन्हांस करने की कोशिश की। मैंने सेम स्ट्रैटेजी जो GS के लिए की थी वही CSAT के लिए की थी। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के पेपर सॉल्व किए थे ताकि मुझे अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्म के थ्रू सॉल्व करना आ सके। मेरे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में मुझे कॉम्प्रीहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग पे ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आती थी दैन क्वांट, बट मैंने क्वांट को पूरा निगलेक्ट नहीं किया था। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे एवरेज, नंबर सिस्टम, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप लीव नहीं कर सकते। वहीं कुछ टॉपिक्स होते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, जिनकी आप शॉर्ट आंसर निकालना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 80 क्वेश्चंस में से आपको कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को ही करना है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 80 के 80 क्वेश्चंस करें। तो आपको कौन सा सेक्शन अच्छा है, आप कौन से सेक्शन में स्ट्रॉन्ग हैं, आप वो रिकग्नाइज़ कर लें अगर जल्दी, और आप उन पर वर्क करें, तो CSAT का पेपर इतना बड़ा बैरियर नहीं लगेगा जितना बड़ा बैरियर वो इस बार प्रेजेंट हुआ था 2023 में। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए मेरी अपनी तरफ से ये रिकमेंडेशंस रहेंगी कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स को आप निगलेक्ट ना करें। इन पे आप काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और कोशिश करें कि आप इसमें कम से कम 80 to 90% की एक्यूरेसी ला सकें। ये सारे सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मोस्टली बच्चे सही आंसर करते हैं, तो आप इन एरियाज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आप एक फ्रेश क्लियर माइंड से जाएं। आपने जितना भी प्रिपेयर किया है वो इनफ है, आप ये सोच के जाएं। UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका सर्टेनिटी तब तक नहीं रहती जब तक रिजल्ट्स नहीं आते। तो रादर दैन थिंकिंग कि एग्ज़ाम क्लियर होगा फर्स्ट स्टेज या नहीं होगा, आप ये सोचें कि आपके पास जो है आप उससे कैसे बेस्ट कर सकते हैं उन 2 घंटों में, चाहे वो प्रीलिम्स GS की बात हो या CSAT की बात हो। आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, आपने वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है, आपको अपनी वीकनेस को रिकग्नाइज़ करना है और काम रहना है। थर्डली मैं ये चाहूँगी कि आपसे जितना हो सके ये लास्ट मंथ में आप उतने टेस्ट सॉल्व करिए, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ करिए। अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आ रहा है तो आप अपने पीयर ग्रुप में अगर कोई है जिनके प्रीलिम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उनसे हेल्प लें, उनसे बात करें और अपनी स्ट्रैटेजी को इतना शॉर्ट बनाएं कि आपकी कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस और बढ़ जाएं। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना सुबह वाला जो टाइम है वो अब थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना स्टार्ट करें, बिकॉज़ एग्ज़ाम दिन में होने वाला है। आपके ब्रेन में एक ये चीज़ स्टक हो जानी चाहिए कि मुझे सुबह में और दोपहर में प्रोडक्टिवली परफॉर्म करना है। मैं अपनी प्रिपरेशन के 1-2 महीने पहले से मैंने सुबह में एक पेपर और जो आफ्टरनून सेशन होता है उसमें CSAT का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही साथ अपने रिवीजन पे फोकस किया था। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं ताकि आपकी एक प्रैक्टिस बन जाए और जो एग्ज़ाम का रियल डे है उस दिन आपको ये ना लगे कि आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। इट वुड बी लाइक एनी अदर मॉक दैट यू आर गिविंग।
but in some other place and some other environment. बाकी आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि उस दिन आप कैसा परफॉर्म करेंगे, रादर आप ये सोचिए कि जो भी है आप अपना बेस्ट देंगे। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि हमारे टॉपर्स के टाइम टेबल क्या डिफरेंट होते हैं बाकी एस्पिरेंट्स से, तो आई थिंक वो सबकी अपनी चॉइस होती है कि उन्हें कब पढ़ाई करनी है। अगर बात करें कितने घंटे पढ़ाई करनी है, तो मेरी जनरली 8 to 9 आवर्स की पढ़ाई हुआ करती थी, जो सुबह 8 और 9 AM से स्टार्ट होती थी। बीच बीच में 1-1, 2-2 घंटे के इंटरवल्स होते थे, जिस बीच में मेरा लंच और शाम के थोड़े फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप्स के साथ डिस्कशन वगैरह इन्वॉल्व थे। बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जितने घंटे भी स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत प्रोडक्टिव आवर्स हों। आप सिर्फ बुक्स लेके अपना टाइम नहीं, अपनी एनर्जी नहीं, बल्कि आप अपनी एक विल इन्वेस्ट करें उसके ऊपर, जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग और सिलेबस की डिमांड को आप कंप्लीट कर सकें। साथ ही में प्रेपरेशन पे ये भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए। आई थिंक सोशल मीडिया का यूज़ आपकी प्रेपरेशन को सप्लीमेंट भी कर सकता है अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ी हुई थी। टेलीग्राम्स क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हमें फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन में वो बहुत एड करते हैं। साथ ही में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ एक ग्रुप ज्वाइन करके अपनी प्रीलिम्स की या फिर मेंस की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आप वो चाहें तो ग्रुप्स बना सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उन ग्रुप्स में प्रोडक्टिवली आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जस्ट ग्रुप ज्वाइन कर ले रहे हैं और आप अपने डिमांड्स को, अपनी टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। अपनी टारगेट सेटिंग को और उसको कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और एक ऐसा छोटा सा पीयर ग्रुप बना लें, भले वो सोशल मीडिया पे हो या फिर ऑफलाइन हो, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। So this was my whole journey of prelims. I would recommend all of you to solve as many tests as possible, analyze your mistakes and take CSAT very seriously from very initial steps, so that बाद में जाके वो आपके लिए एक barrier साबित ना हो। Thank you. Hi everybody, this is Bhuvnesh Ram. I have been fortunate to secure All India rank 41 in a UPSC Civil Services Examination 2023. So in this video, we'll be seeing the strategy and approach to prelims examination, which is the first level of UPSC Civil Services Examination. So before that, I'll just like to give a brief background about myself. I studied a BSc Physics Honours from Sri Satya Sai Institute of Higher Learning in Bengaluru, and after that, I have started preparation right away. And this is my 6th prelims and 4th interview and 3rd selection as well. So it has been a long journey, and coming to prelims as such, I have cleared as I said 4 prelims out of the 6 which I gave. So I do think that I have some good learnings from this process in respect of prelims, and I would like to share my 2 cents about prelims. So broadly speaking, when we try to structure the examination process, generally people start 1 year before the prelims date. So I would suggest that we first finish the first reading of the syllabus, perhaps covering all the basic subjects like history, geography, polity, economics, science and tech, etc. I don't want to go too much deeper into the sources as such, because I believe there is so much information on that partly, and I also believe that content preparation and sources preparation is just one part of it when prelims is concerned. The major part of it is how to attempt the paper. The exam taking skills form 50 to 60% of success in prelim stage. So I would like to focus more on that part as well. So as I was saying, when we structure the preparation process, we would first like to finish the first reading of the sources, perhaps within the first 6 months. Suppose we start in June, within December or Jan, let's say, we should be able to finish the first reading of all the sources. A good formula would be that we cover basic NCERTs for each subject plus one complementary book. Like I said, I don't want to go too much into the sources. So let's directly go into the next part. So the next part is where you start taking regular mock tests from, say, let's say December to Jan till the end of the next 6 months, which is till May or June, when your actual prelims is coming.
So this is broadly how you structure the prelims preparation. Of course, it may vary from individual to individual. Some may like to integrate mains topics and answer writing as such, but it is a general idea is that you first cover the basic sources, do a proper first reading, take notes if that's your style, and then focus entirely on revision and taking tests. So the more tests you take and the more revision you do, the better prepared you will be for prelims. So that is the first basic thumb rule for prelims preparation. And one major aspect on which a lot of confusion is there is current affairs preparation. So what I used to do is my major source of current affairs was my own personal compilation, especially for prelims angle where there is a lot of questions which tests our memory. I feel having our own compilation helps. We should ensure that the compilation is very crisp, very to the point, and it should be divided thematically. So for example, I maintain Evernote app in which I take my current affairs notes. So I do read Hindu newspaper regularly, and from this I do take down whichever is important for prelims in my perspective. For example, let's say there is a species in news which has been newly discovered in Western Ghats, for example. So you take down the name of the species, perhaps the IUCN status, and any unique features of the species. So it should be very, very crisp. When you have your own personal compilation, which you take from primary sources like newspaper, which can be supplemented with other sources, I think the personal compilation is what is most helpful. After that comes the government sources. So it is a good approach to follow government sources like PIB and Sunset TV, which is the YouTube channel of the government itself. So these two sources are very valuable in terms of new schemes, new policies, insights about new policies, etc. So also I would like to emphasize that this note-taking aspect is more relevant for prelims than for mains, because for mains it is about giving your analysis, giving your insights, showing your analytical and writing skills there. The form is more important or perhaps as important as the content there. But for prelims, where there is a lot of memory testing, a lot of testing of facts, your memory will be put to test a lot in prelims than in mains. So in that perspective, I do feel note taking is very, very important for prelims. So have your own personal compilation, which is based out of, like I said, first newspaper, second government sources. Apart from that, you can have one more supplementary app. Let's say like I use Indian Express and I keep visiting the explained section of Indian Express. I feel it is very simplified and very comprehensive, and it can act as a good supplementary source for all your other sources also. So from that you can take down notes, and of course as you take tests, you will see many new current affairs in your answer keys. You can keep adding them to your compilation. And coming to current affairs monthly compilation, I did take the compilations for one attempt, but I did feel that the cost benefit analysis, the cost benefit ratio is very poor for monthly compilations. So if you do feel that it is helpful for you and if you can find time for it, well and good, but I would say that do a cost benefit approach analysis before you blindly believe monthly compilations. Whereas other thematic compilations like PT 365 is very good. So in the last minute you can go through various thematic compilations, which again will supplement your personal compilation. So in the last 1 or 2 weeks or so, you will have to rely on only your personal compilation. That's how good your personal compilation should be. So I think covering these sources is good enough for current affairs preparation. So coming to prelims as such, I think it is important to understand the nature of the examination. So I would like to tell that there are two types of ways in which our memories work. I keep talking about this wherever I go. It's important to understand this because the way these two levels of the examination are structured is directly relevant to these two kinds of ways how our memories work. So for example, our memories work in two different ways, which is recognition and recollection. So in recognition, the answer is already in front of us. You just have to recognize which is the correct answer. But in recollection, it involves active sourcing of information from your memory. It involves active mapping of information to various related sets of information. So as you can see, prelims is about recognition and mains is about recollection. So for example, when we go to prelims, we try to actually recollect facts and we feel very less confident, right? It feels as if we have not studied anything because
we try to recollect facts for a level of examination that is dependent on recognition. So when we understand this, we realize the importance of revision and keeping a recognition intuition active. So how do we keep this recognition intuition active? We have to do a lot of revision, of course. We have to have ready-made reference notes for each subject. For example, for polity, I had ready-made tables for constitutional authorities, non-constitutional authorities. So another interesting aspect about prelims is that I feel at prelim stage is where the uncertainty in this examination is the highest. So there are interesting experiments in psychology that shows that humans generally tend to have this uncertainty avoidance. We are very, very uncomfortable with uncertainty. And perhaps this is the reason why our anxiety is also somewhat high during the prelim stage, because there is a general sense of loss of control. We don't know what kind of questions it's going to come. We don't know which subjects the questions are going to be high. And especially after last prelims in 23, where the pattern of examination underwent a drastic change, we don't know what googlies UPSC can throw, right? So we must recognize that uncertainty is a built-in feature of prelims, and we must get used to this uncertainty. And how do we get used to it? Perhaps by giving a lot of mock tests. Like I was saying, giving 45 to 50 mock tests before the actual prelims is a very good practice. So give a lot of mock tests. I keep emphasizing on this. Another thing is that we have to understand how prelims actually operates, right? So as any person who cleared the prelims would tell you, prelims operates in a zone of probabilities. There is no sure shot certainty in this examination. So what do I mean by that? Generally in GS1, the GS1 paper in prelims, there are 100 questions, right? So generally we may know perhaps 30 to 40 questions or 45 questions max, which can be directly attributed to sources that you read. Means which are easily answerable, which are directly answerable. So that is one kind of questions. The other kind of questions is where you can eliminate two options and you will be confused between two options, right? So this is the second most prominent category of questions, and the third category is where you will have to do informed guessing, because you have very little idea or you can just eliminate one option. So what typically we do is we take the examination in rounds. In first round we attempt the questions we know for sure, and this is where our success rate is at the highest. So we must ensure that the probability of getting the correct answer here is close to 90 to 100%. So if 40 questions you attend, 36 plus questions have to be right in this stage. That is where it builds the base of your score. So let's say you take 45 questions in this first round and you attempt 40 questions correctly. Directly you are getting 80 marks in this round, right? So you are almost close to the cutoff then and there, if you don't compromise on the basics questions properly in the first category of questions. In the second category of questions, again here we may have to attend another 30 to 35 questions. I am oversimplifying it here just to illustrate, but the point is that the first kind of questions is where our control is the highest, and the second kind of questions is where our control is lesser and our uncertainty is highest, and this is the reason why we feel a loss of control over prelims. And it is in this second round of questions where all these techniques will come in. Extrapolation, elimination, using your common sense, using basic English to attempt these kind of questions. And the third kind of questions, again you will have to use these techniques, but perhaps the error rate is highest in the third round, right? Because you couldn't eliminate many options. So as we saw, the first round the error rate, the success rate is 90 to 100%. The second round it is on an average 50% because you have to choose between two options, and the third round the error rate is, let's say, 25%. So what we have to do is maximize our success in this first round, meaning you cannot afford to get basic questions wrong. So in the example I was citing, if you attempt 40 questions right in the first category of questions, you will be directly in the 80 marks category, right? And the second and third category of questions, you just have to ensure that you use these techniques correctly to get a net positive mark, so that the net positive adds on the first 80 and you are well above the cutoff. So it is a oversimplified kind of an explanation, but I am just trying to explain that this uncertainty is built in, and you can broadly divide the kind of questions that you want to attempt in prelims. So that is why while some people may not undertake this round wise approach,
a lot of people take, including me, this round-wise approach, and I think it helps because you know what kind of questions to attempt most in that sense. And another important aspect I want to emphasize is that you have to do error analysis. In the mock test that you take, you have to understand in which subjects the errors are highest. So for example, in my case, for me, I felt that in history, I had the maximum number of errors when I took tests, right? So I focused more on those subjects, and in fact, what you attend in the prelims is as important as what you leave in the examination. So I generally try to attempt in the golden range of 85 to 90. I mean, there is nothing golden about it. You can attempt 60 to 70 questions and still clear the examination. But I try to ensure that what questions I leave out, the 10 to 15, are mostly from art and culture or medieval, because that is where I feel my error rate is the highest. So I want to reduce the negatives as much as possible. So please understand that in prelim stage, analyzing the negatives is more important than analyzing the positives. Keep going back to your negatives, understand what kind of subjects the negatives are highest, understand what kind of mistakes is contributing to more negatives. Is it avoidable mistake, like careless mistake? Is it a non-avoidable mistake? Is it because you are guessing perhaps in a free manner without any informed guessing, right? So error analysis is a very, very important aspect of prelims. So this is about my strategy in prelims as such. Thank you to DKT Team. Delhi Knowledge Track is something that I used to binge watch जब पहले, even though when I had started full-fledged preparation. The most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered, and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track, and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव है। मेरे इस साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 56 रैंक प्राप्त हुई है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने 2021 में दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसमें कट ऑफ अराउंड 87 गया था और मेरे 80 मार्क्स थे। उसके बाद 2 अटेम्प्ट मैंने, ये थर्ड अटेम्प्ट था, इसके सेकेंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, जिसमें फ़ाइनल जो लिस्ट है उसमें मेरा 14 मार्क्स से रुक गया था फाइनल सिलेक्शन, एंड इस अटेम्प्ट में मेरी 56th रैंक मिली है मुझे। तो प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो प्रिपरेशन मैंने मई 2020 से स्टार्ट किया था अपना, और प्रीलिम्स, जैसे हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अगर डिस्कस करें स्पेसिफिकली, तो जिन एस्पिरेंट्स का फॉर एग्जांपल पहले कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है या उनका फर्स्ट अटेम्प्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी से प्रिपरेशन जून से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको 2025 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हमें प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरे सजेशन से, अगर आपका पहले कभी नहीं क्वालिफाई हुआ है तो आपको 4 to 5 मंथ्स मेरे हिसाब से देना चाहिए, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। अभी थोड़ा जो कहेंगे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गई है प्रीलिम्स स्टेज की, बोथ इन जीएस एज वेल एज सीसैट, तो हमें उसको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए। तो ये एक बात हो गई कि कब स्टार्ट करनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें मतलब कैसे उस पर फोकस करना चाहिए, प्रीलिम्स स्पेसिफिक हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो अपने एक्सपीरियंस से, कंसिडरिंग मेरा एक बार नहीं क्लियर हुआ है, दूसरे दोनों अटेम्प्ट में मेरा एक ठीक ठाक मार्जिन से क्लियर हुआ है। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 106 मार्क्स थे और थर्ड अटेम्प्ट में मेरे 96 मार्क्स थे, जिसमें मेरा फॉरेस्ट क्लियर हुआ था दोनों में। तो इसमें मैंने मतलब पहली बार कुछ मिस्टेक्स करी थी जो मैं आपको बता सकती हूँ, तो आप उसको आगे नहीं करें, जिससे कि मतलब आपका प्रीलिम्स बाय गॉड्स ग्रेस क्लियर हो जाए। तो पहला जो मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत हैपजार्ड तरीके से प्रिपरेशन करी थी। तो मेरा रिवीजन का कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक से नहीं दिया था। तो रिवीजन का आप प्लान बहुत अच्छे से बनाएं। इसके लिए जैसे सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था कि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, अराउंड आई थिंक दिसंबर एंड से स्टार्ट हुआ था टेस्ट सीरीज़, और उसके हिसाब से ही मैंने अपना रिवीजन प्लान बनाया था।
तो आप भी चाहें तो कोई किसी भी इंस्टीट्यूट की जो है टेस्ट सीरीज़ ले लें, उसके हिसाब से अपना रिवीजन जो है प्लान बना लें। देखें कि उसमें 2-3 बार जो है आपका रिवीजन कवर हो जाए, 2 या 3 या 4 बार मैक्सिमम जितना रिवीजन है, क्योंकि प्रीलिम्स स्टेज पे आपको मतलब मेमोराइज होनी चीज़ें जो हैं और आप रिलेट कर पाएँ, तो उसके लिए कन्फ्यूजन रिड्यूस हो जाएगा तभी जब आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम स्टेज पे, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगेन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उतना फोकस नहीं किया था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने फॉर द सेक ऑफ इट दिए थे, उसमें मैंने मतलब देखा नहीं था क्या मेरे वीक एरियाज रह रहे हैं। तो सेकेंड अटेम्प्ट में अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने बहुत अच्छे से मतलब लगभग मृणाल सर की जो एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसको मैंने कवर किया था। और इसमें आप एक चीज़ ये मतलब मैं अपनी तरफ से एक ये सजेशन और दे सकती हूँ आपको कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो जस्ट ये नहीं है कि जैसे क्वेश्चन आ गया आपने उसको टिक कर दिया, उसके अलावा जो हमारे एमसीक्यू में ऑप्शंस गलत हैं उसको भी आप एक बार देखो। उसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट या मिडिवल हिस्ट्री में या फिर इकोनॉमी में कोई टर्म ऐसा आ रहा है कि आपको वो टर्म नहीं पता है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको गूगल सर्च करके एक बार देखना है कि हो सकता है नेक्स्ट मतलब जब आप पेपर दें तो उसको किसी ना किसी तरीके से किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया जाए। तो ये एक एडिशनल चीज़ जो है आप PYQ से भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें मतलब एक जो मैंने मतलब गलती करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने, कि कुछ टॉपिक्स जो हैं कुछ एरियाज जो हैं वो मेरे काफ़ी वीक थे, जिसको मैंने मोर और लेस फोकस नहीं किया था। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन लार्जली। तो इसमें सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे मतलब समझ में आ गया था कि यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो वीक चल रही है, तो मुझे इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देख लीजिए कि आपका कोई ऐसे सब्जेक्ट्स तो नहीं रह रहे हैं जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है या फिर आपको वो चीज़ वो टॉपिक ही नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे आप फोकस ज़रूर करिए। और ये पता आपको मतलब जब आप पढ़ेंगे, जब आप मॉक्स वगैरह देंगे तो आपको अपने आप एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं कि आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, इसमें आपकी जो पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको उसमें क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि हमें करंट अफेयर्स जो है उस पर कितना साल का करंट अफेयर्स जो है वो देखना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में मैंने जो है एक न्यूज़पेपर फॉलो किया था और विजन की जो मंथली मैगजीन आती है वो फॉलो करी थी। और बाकी एट द एंड ऑफ द डे मतलब कॉन्फिडेंस रख के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, जितना मतलब हमने पढ़ा है 1 साल में 2 साल में, और बाकी भगवान पे विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है कि मतलब हमारा लक भी काम करेगा जब हमने इतनी मेहनत करी है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को प्रीलिम्स के लिए, फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एज वेल। तो थैंक यू सो मच। Hello everybody, my name is Benjo Pijos and I've secured All India Rank 59 in this year's UPSC Civil Service Examinations 2023. So when we talk about prelims, the most important thing, and I tell this to everybody, I think the most important thing is the basic books and the most simple things that one must do. So when we talk about basic books and when we talk about the simple things, the resource list everybody knows, but मैं एक और बार जो मैंने किया था वो मैं आपको बताता हूँ, और वो मैंने अच्छे से किया था। तो क्या किया, फॉर पॉलिटी जैसे सब लोग पढ़ते हैं, आई हैड ऑल्सो रेड लक्ष्मीकांत। फॉर मॉडर्न इंडिया आई हैड रेड स्पेक्ट्रम। फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया आई रेफर टू themes in Indian history part 1, 2, 3 and chapter 6, 7th and 8th NCERT. So this was what I did for ancient and medieval, and also for ancient medieval I referred to Wikipedia to just get a timeline. And for art and culture I had read that fine arts NCERT, that is of class 11th. For science and technology my strategy was very resources were different. एक मैंने बहुत सारे वेबसाइट से मैंने अपने प्रिपरेशन किए थे, नोट्स बनाए थे, जैसे सिविल्स डेली हो गया, लोटस अराइज करके एक वेबसाइट है वो हो गया, ला एक्सेलेंस, और बहुत सारे वेबसाइट से मैंने अपने जो स्टैटिक के कंटेंट थे वो मैंने इकट्ठे किए थे। और उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए मेनली
इट वाज हेवली करंट अफेयर्स में जो आता था वो मैं करता था। एनवायरनमेंट के लिए मैंने PMFIS का बुक रेफर किया था, और इकोनॉमी आई हैड डन फ्रॉम रोनाल्ड सर्स नोट्स, एंड ज्योग्राफी मैंने NCERT किए थे, 11th and 12th के NCERT। सो दिस वाज ऑल ऑफ माय रिसोर्सेज। जो मेरा बुक लिस्ट था वो ब्रॉडली यही रहा। बुक्स आई हैड रेड नाइसली, एंड इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे, इनमें से जो मुझे मेमोराइज करने थे वो मैंने सारे अपने थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे से किया था। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन माय टू प्रीलिम्स दैट आई कुड नॉट क्लियर एंड माय थर्ड प्रीलिम्स इन विच आई कुड क्लियर। इन माय फर्स्ट टू प्रीलिम्स मैंने ये बुक्स, in my first prelims I did not finish reading any book. I had read some areas of some books, but I did not read all of the books. In my second attempt I did sort of read all of them, but I could not revise all of them. Some books I did not complete also, and many mocks I had not taken. So I was not proficient. मैं जो हम बोलते हैं कि एक बुक में से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे हमें करना है, तो दैट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं था अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। तो यही मैंने किया अपने थर्ड अटेम्प्ट में, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो, दैट यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग इन द बेसिक बुक्स। जो सिंपल सी थिंग्स है उसमें आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो जैसे आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आ गए, तो उसमें आई थिंक दैट यू नीड टू बी वेरी well aware of all the concepts, and our intention should be that any question comes from the basic books and from our static material. Now we should not get them wrong. So this should be the first and foremost thing that anybody should keep in mind. And in my third attempt I focused on this. I finished all the books and all the materials that I had to do, and I did not diversify to many other books. I just read one book or whatever I've said, and I did multiple revisions, or I tried to be very good, have a good understanding in those books only, and I tried to be proficient in those books. So this is what I did in my third attempt, and this gave me the strength to attempt the paper. And so like I said earlier, जैसे मेरे फोर्थ अटेम्प्ट में मुझे बस 10-15 दिन ही मिले थे प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन बिकॉज इन माई थर्ड अटेम्प्ट आई हैड डन ऑल द foundation, all the concepts very strong, इसलिए in my fourth attempt I could make the less number of days also to my use, कि मैं अच्छे से वो 10 days भी use कर सकते थे। तो this is the first thing about basic books, and any question comes from the basic books, make sure that you do not get any of them wrong, and hardly 10-15 questions only will come from the basic books directly. बाकी और क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स वुड बी डिफरेंट, और उसमें आपको लॉजिकल गेस या ये सब आपको लगाने पड़ेंगे। और वैसे यू नो, इवन इफ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द बेसिक बुक्स, तब भी जस्ट 2 ऑप्शंस ओनली मे बी यू कुड एलिमिनेट, 2 ऑफ देम विल स्टिल रिमेन। सो दैट इज अनदर थिंग, एंड वील टॉक अबाउट दैट लेटर। बट द फर्स्ट एस्पेक्ट इज ऑल योर बेसिक बुक्स। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। मेक दैट एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग, एंड वंस दैट फाउंडेशन इज एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग, देन no matter how many attempts come, you only need to revise. So this is the first thing that I want to tell about the basic books. Second thing is about PYQs. So PYQs में क्या होता है कि many a times people just read the PYQs and they just read the content of the PYQs, और सारे options देखते हैं, और जो knowledge है they run behind the knowledge of the PYQs. I am telling that is very important. In my opinion 2013 to 2023, 11 years PYQs are very important. उसमें से जो भी question है, if any question out of these 1100 questions repeat, because in 11 years there are 100 questions, so any of these 1100 questions repeat, we must not get them wrong. So your 2013 to 2023, all the PYQs must be handy. You must read them multiple times, you must understand them, and any knowledge that is there, any options that have come in any of these PYQs, we need to be absolutely thorough with all of that. So the knowledge aspect of the PYQ is very important, and I think everybody should focus on that. So especially in the last days, about 30 days, 60 days just before prelims, in my opinion, the mock test that any institute that we solve from any institute, that is less important in my opinion. What is more important is PYQs.
So if we solve year by year PYQs, if we solve PYQs multiple times, then that will give us a little bit more better understanding of how UPSC asks the questions rather than some other institute. So this is the importance of PYQs, and like I said earlier, whatever question comes from the PYQs, we must get them right. Now the second aspect about PYQ is that when we are reading the basic books, then most of the times we don't read it from an exam perspective. क्या होता है कि हम जो चीज़ हमें नहीं करना है या लेस प्रायोरिटी एरियाज है वो हम ज़्यादा करेंगे. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर DKT टू हैव गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर विथ यू these things that I want to tell about prelims. Thank you. Hello everybody. मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है and I've secured All India rank 99 in this year's Civil Services examination. सबसे पहले going with the mistakes that I have done in the initial 3 attempts. मेरा पहला attempt मैंने right out of the college दिया था. ये एक अच्छी बात है, but the problem here lied कि मैंने जिस तरह की preparation की थी, that was not up to the mark of the UPSC preparation. UPSC एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको humble down कर देता है. मेरी अपेक्षा में मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हूं तो मैं एग्जाम निकाल ही लूंगी, एटलीस्ट प्रीलिम स्टेज तो निकाल ही लूंगी. एंड जब मैंने अपने पहले साल के स्कोर्स देखे थे तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है. मुझे इसमें ये भी गलती दिखी थी कि मैंने NCERTs, PYQs, हमारी बेसिक बुक्स को भी इनफ अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और यहाँ मेरा पहला अटेम्प्ट वेस्ट हुआ. यहाँ मैं आपको ये लर्निंग बताना चाहूंगी कि स्पेशली जो कि नए एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज डू नॉट रश इनटू एन अटेम्प्ट. यूपीएससी के एग्जाम को हमें एज अ मीडियम नहीं ट्रीट करना है जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को गॉज कर पाए. उसके लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं और टेस्ट सीरीज भी काफी अवेलेबल है मार्केट में, सो यू कैन टेक दिस लर्निंग बैक. इसके अलावा देयर वाज अनदर इशू इन माय इनिशियल अटेम्प्ट्स. ऑल्दो मेरे स्कोर्स इंप्रूव हुए थे बिकॉज मैं 3 साल साथ में प्रिपेयर भी कर रही थी अपने जॉब के साथ, और सेमीकंडक्टर्स में जो जॉब प्रोफाइल थी वो काफी वर्टिकली अपोजिट थी जो कि यहाँ पे हमने पढ़ाई कर रखी थी. तो उस हिसाब से मेरा स्कोर जरूर इंप्रूव हुआ था. इस वजह से मुझे होप भी थी कि मैं ये एग्जाम निकाल तो लूंगी. लेकिन द प्रॉब्लम हियर वाज कि टाइम मैनेजमेंट, नॉट जस्ट इन द प्रिपरेशन स्टेज बट ऑल्सो इन द एग्जाम स्टेज. और ये सब चीजें मैंने उस समय एम्प्लॉय नहीं की थी, जो टुवर्ड्स द 3rd and 4th अटेम्प्ट आई रियलाइज. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमें ये जरूर मेक श्योर करना चाहिए कि हम अकाउंटेबल हों कि हम अपना समय किस तरफ, कितना समय कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. इसके लिए एक रूटीन होना मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जरूरी है. जब से मैंने ये स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय की थी, मेरी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही बहुत इंक्रीज हो गई थी. मैं ये कोशिश किया करती थी कि एक दिन पहले, अगले दिन का एक रात पहले मैं उस दिन का रूटीन बना लिया करूं और खुद से ऑनेस्ट रहूं, अकाउंटेबल रहूं कि मैं जितना समय दे रही हूं प्रिपरेशन में वो व्यर्थ नहीं जा रहा है. ऑल्सो अपनी स्ट्रैटेजी को भी इस तरह टाइम मैनेज करना जरूरी है कि ड्यूरिंग द पेपर ऑल्सो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर. इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में मैंने ये गलती की थी कि पूरे 2 घंटे मैं 100 सवाल ही करने में निकालती थी एक बार. बट ये चीजें मैंने धीरे धीरे जाकर सीखी, काफी टॉपर्स वीडियोस से सीखी, काफी सीनियर्स एंड टीचर्स से सीखी कि आपको अपने प्रीलिम्स के पेपर को एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करके, एक टाइम मैनेज करके सॉल्व करना होता है, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे. So these are the main mistakes that I had done in my initial attempts, and I hope and pray कि आप स्पेशली जो नए एस्पिरेंट्स हैं ये मिस्टेक्स ना दोहराएं. इसके बाद जो चीजें मेरे लिए वर्क करी आगे जाके, स्टार्टिंग फ्रॉम माई 3rd अटेम्प्ट इटसेल्फ, क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट में मैंने बहुत ही छोटे मार्जिन से प्रीलिम्स मिस किया था. उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने जॉब को क्विट करूंगी एंड फुल फ्लेजेडली आई हैव गिवन द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू रीच द इंटरव्यू स्टेजेस इन बोथ दीज अटेम्प्ट्स. जो अच्छी चीजें हैं और जो कि सबसे जरूरी चीज है, पहला
कि कोई भी जो भी इस प्रिपरेशन में नए आ रहे हैं या जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टैटिक इज आवर गेम चेंजर। अगर हमारी पकड़ हमारी स्टैटिक सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी तरह से रहती है, हमने अपने बेसिक सोर्सेज अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हुए हैं फ्रॉम द बेसिक बुक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द एनसीईआरटीज टू लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया एक्सेट्रा, जो भी सोर्स आप फॉलो करते हैं, वो ही हमारा रामबाण होता है लास्ट में जाके इस एग्जाम को क्रैक करने में। आप अगर किसी कोचिंग का हिस्सा रही हैं तो आपका मे बी फाउंडेशन नोट्स होगा। मैंने चूंकि कोई क्लासेस नहीं ली थी, कोई फाउंडेशन क्लासेस नहीं की थी, तो उस एस्पेक्ट में मुझे यूट्यूब से बहुत ही ज्यादा सहायता मिली थी। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी हैं जो कि मैंने डीकेटी के प्लेटफॉर्म पर ही देखी। उसके अलावा बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने ग्रेशियसली अपनी स्ट्रैटेजीज एंड अपने नोट्स भी शेयर किए हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि इवन इस वीडियो में पिक एंड चूज, डू नॉट एम्प्लॉय एनी स्ट्रैटेजी जो कि आपको पसंद आ गई, किसी ने अगर इस तरह से बोल दिया है, क्योंकि टू ईच देयर ओन, ये हर एक की एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है जो वर्क कर जाती है, एक इंडिविजुअल सोर्स होता है जो वर्क कर जाता है। बट यूपीएससी इज अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। हमें किसी को भी नहीं पता है कि किस सोर्स से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आएगा, बट व्हाट वी कैन डू इज मेक श्योर कि हम अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रखेंगे। और इसमें एक और सजेशन मैं देना चाहती हूँ कि आप अपने नोट्स में या अपनी कोई समरी शीट्स में या कोई एक ऐसा सोर्स रखें जो कि उतना बल्कि ना हो कंप्लीट बुक्स के जैसा, और छोटा सोर्स हो जैसे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। फॉर मी पर्सनली इट वाज दी उड़ान मैगजीन। मैं 3 साल से उन्हें ही फॉलो कर रही हूँ, एंड अगर मैं अपना नोट्स दिखाऊं तो उसी में सारी जगह स्क्रिबलिंग की हुई है। अगर मैंने किसी टेस्ट सीरीज से कुछ ऐसा पॉइंट देखा है या फिर किसी और बुक्स में जो कि उस नोट में अवेलेबल नहीं था, वहां मैंने जाके ऐड कर दिया है। तो मेरे रिविजन सोर्स खाली वो मैगजीन्स थी, और अक्रॉस 3 इयर्स वो काफी एनरिच भी हो गई कंटेंट के साथ, एंड मैंने उसे कई बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। मेरी एनसीईआरटी की भी चीजें मैंने उसमें जाके लिखी हुई है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी पोर्शन में कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि मिसिंग है उस पर्टिकुलर नोट से, तो उसका मैंने वैल्यू एडिशन किया हुआ है। द बॉटम लाइन इज कि आप एक सोर्स को डिलिनेट करें और उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, वही आपको उतनी प्रेशर कंडीशन में एक आंसर सही करवाने में मदद देगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि PYQs and the syllabus, especially for prelims, the PYQs are the most important support that we can get. It is like the UPSC's way of communicating हमसे कि वो इसी तरह के सवाल पूछ रहा है, इस पैटर्न में पूछ रहा है, ये ट्रेंड है क्वेश्चंस का, और इससे कई बार अगर हमने एक एनालिसिस की हुई है तो हम ये डिसाइफर कर पाते हैं कि किस तरह के किस क्वेश्चन की किस सब्जेक्ट में हमें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है बेस्ड ऑन अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मेरा एक बहुत छोटा सा ग्रुप था मेरे दोस्तों का, जहाँ पे हम PYQ एनालिसिस करते थे साथ में, और इनफैक्ट प्रीलिम्स के 10 दिन पहले मैंने ये मेक श्योर किया था कि मैं किसी भी कोचिंग के कोई भी टेस्ट सीरीज को नहीं टच करूंगी। आते हुए PYQs भी मैंने प्रीलिम्स के टाइम इंटरवल में ही, जो 2 घंटा होता है, प्रॉपर एग्जाम सिनारियो बनाकर घर पे ही देने की कोशिश की है, ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे एम्प्लॉय कर पाऊं कि इतनी देर में इतने क्वेश्चंस, इस समय में बबलिंग, और कितने राउंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी हमारी होती है पर्सनल स्ट्रैटेजीज, वो अपने PYQ में एम्प्लॉय करूं, और मैं यूपीएससी के पैटर्न से भी अवगत रहूं टुवर्ड्स दोज लास्ट फाइनल डेज। Apart from this, not running behind multiple current affairs sources has also helped me, मुझे ऐसा लगता है। मैंने yearly magazines follow की है, आप कोई भी source follow कर सकते हैं। मैंने PT 365 को follow किया था दोनों ही अटेम्प्ट में, और मैंने उसे ही अगर टाइम मिला तो रिवाइज किया, अदरवाइज अपने ही स्टैटिक जो सोर्स था वहां जाके करंट का ही कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जरूरी, वहां जाके लिख दिया। मेरे नोट्स काफी कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी मैंने, ताकि मुझे एक ही जगह से रिवाइज करना मिले एंड वहां से मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए बिफोर प्रीलिम्स।
multiple times. All my very best wishes to all of you, and I'm sure that you will rock the upcoming prelims. Thank you. हेलो ऑल, मेरा नाम रानू गुप्ता हुआ। इस साल यूपीएससी 2023 में मैंने 536 रैंक हासिल की है और ये मेरा पहला मेंस था और इस बार भी मैंने दोबारा से मेंस लिखा है। तो मैं अभी इस वीडियो के तहत मैं प्रीलिम्स के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि शॉर्टकट फॉर प्रीलिम्स बेसिकली, कि हम कैसे प्रीलिम्स को कम से कम समय में, जैसे मैंने इस साल मात्र बहुत कम ही पढ़ाई की थी और पिछले बार भी मैंने बहुत कम ही पढ़ा था, क्योंकि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो मतलब मेरे पास 10 से 12 घंटे काम में ही चले जाते थे। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर था बैंगलोर में, इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो उसके चलते मेरे पास बहुत कम टाइम होता था। मैं गिन के 4 घंटे के आसपास मिलते थे रोज, और सैटरडे संडे ज्यादा मिलते थे। तो उसी में मैंने सिलेबस भी कंप्लीट किया, मेंस भी लिखा, इंटरव्यू भी दिया और प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स से। मतलब 2023 में भी अच्छे मार्क्स से, 2024 में भी अच्छे मार्क्स से ही क्वालिफाई किया। एंड आई विल टॉक अबाउट सीसेट आल्सो इन दैट। तो कमिंग ऑन द प्रीलिम्स पे, तो पहले सिलेबस में घुसने से पहले मैं एक दो चीज बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया था, मतलब हटके थोड़ा सा। क्यों मैं बोल रहा हूँ हटके, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कैजुअल अप्रोच, या बोल सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच बोल सकते हैं, या जो लोग नहीं करते हैं वो मैंने किया है ऐसा अप्रोच। क्यों ऐसा है? मैंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है, मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है, मैंने करंट अफेयर की मैगजीन नहीं पढ़ी है, मैंने पीटी 365 नहीं पढ़ी है, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। मेरा फोकस ये था कि मैं स्टैटिक पढूं, खूब से खूब स्टैटिक पढूं और स्टैटिक रिवाइज करूं। अब स्टैटिक कैसे पढ़े? तो स्टैटिक के लिए मैंने टेस्ट सीरीज का सहायता दबा के लिया। मैंने 50-100 टेस्ट सीरीज, मतलब 50-100 टेस्ट को रिवाइज किया है, 50-100 टेस्ट दिए हैं प्रीलिम्स के। उसके पॉइंटर्स मैंने अपने नोट्स में ऐड किए हैं, तो उससे मुझे फायदा हुआ है। तो फिर मैंने क्या क्या किया? तो स्टेप 1 मैंने ये किया था, लगातार टेस्ट देना, रोज टेस्ट देना। ये मैंने अप्रोच शुरू किया था मार्च के आसपास में। सेकंड चीज, मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। सारे पीवाईक्यूज मैंने किए 1995 से लेकर 2023 तक, 2022 तक, जब भी मैंने अटेम्प्ट लिखे हैं। और मैंने खूब सारा पीवाईक्यू एनालाइज किया। पीवाईक्यू को एनालाइज मतलब उसके ऑप्शंस को एनालाइज किया। उसके ऑप्शंस को मैंने देखा कि क्या ये ऑप्शंस किसी आगे के क्वेश्चन में पूछा है, किसी आगे के साल में पूछा है। तो उस ऑप्शंस, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑप्शन के बेसिस पे हैं। तो आप एनालाइज करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा चीज मैंने ये किया। तीसरा मैंने ये किया, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए कि हाँ, आज मैं एक टेस्ट सॉल्व करूंगा तो आपका दोस्त भी एक सॉल्व करेगा, तो दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे। ऐसा करके दिस एनवायरनमेंट हेल्प्स अ लॉट। रोज टेस्ट सॉल्व करने से बहुत फायदा होता है इन द एंड ऑफ द डे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज से यहाँ पे रोज एक टेस्ट सॉल्व करना शुरू करो, नहीं। वो मैंने मार्च के बाद शुरू किया था इन 2023 वाले अटेम्प्ट। तो ये मेरा 3 मेन चीज था सिलेबस से आने से पहले। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉलिटी के आराम से 15-20 क्वेश्चन आते हैं। लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ, मतलब 80% तक हो जाता है लक्ष्मीकांत से। मैंने लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ी थी, उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था। और उसका शॉर्ट नोट्स बना के मैंने क्या किया कि हर एक बार टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन गलत होते थे, मैं उसका कॉन्सेप्ट उस शॉर्ट नोट्स में डाल लेता था। जैसे प्रेसिडेंट का क्वेश्चन गलत हो गया मेरे से, तो वो प्रेसिडेंट का जो भी उसमें नया चीज मुझे मालूम हुआ, नया फैक्ट मालूम हुआ, नया आर्टिकल मालूम हुआ, वो मैंने प्रेसिडेंट वाले सेक्शन में, जहां पे मैंने प्रेसिडेंट का शॉर्ट नोट्स बना रखा है, उस सेक्शन में मैं जाके उसको लिख देता था। तो धीरे धीरे मैंने ऐसे करके वो नोट्स भी काफी बल्कि हो गया था। लेकिन उससे ये फायदा हुआ कि बाद में मतलब 90% चीजें गलत नहीं होती थी पॉलिटी में। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि अपने शॉर्ट नोट्स में टेस्ट से वैल्यू एडिशन। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, वैल्यू एडिशन में बहुत लोग करते क्या है कि वो टेस्ट के फैक्ट्स को एक अलग कॉपी में लिखते हैं। मुझे वो चीज नहीं पसंद, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ना वो कॉपी क्या पता कहां चला जाएगा, कहां नहीं चला जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप अपने जो आपके नोट्स है ना, आप नोट्स के बगल में लिखो उस चीज को, कि जब आप पढ़ोगे अपने नोट्स को दोबारा तो आपको बार बार रिवाइज हो वो चीजें। ठीक है, ये हो गया पॉलिटी के लिए। कमिंग ऑन द इकोनॉमी वाला पार्ट, इकोनॉमी के लिए मैंने विवेक सिंह की बुक पढ़ी थी और बस मैंने उन्हीं से मतलब सारी चीजें कर रखा था। उनके 550 MCQs आते हैं, मैंने वो भी कर रखे थे। उस 550 MCQs को मैंने 1-2 बार बनाए थे। उनके सिलेबस को, मतलब उनके
एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने उस एमसीक्यूज में, मैंने वो पढ़ रखा था अच्छे से। तो उस इकोनॉमी में क्या है ना कि कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज्यादा, इकोनॉमी अब जितना कॉन्सेप्चुअल करोगे ना उतना अच्छा होगा। तो वो कॉन्सेप्चुअल मैंने वहां से कर रखे थे बहुत अच्छे से, बहुत मेरा इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल सकते हैं था। कमिंग ऑन द हिस्ट्री वाला पार्ट, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में पहले क्या होता था ना कि मतलब मुझे चीजें याद नहीं रहती थी, या याद होती थी तो मैं भूल जाता था। उसका रीजन ये था ना कि समझना, एक समझना पड़ेगा आपको हिस्ट्री को। समझोगे कैसे? टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच से, कि भाई विजयनगर आया है नीचे तो ऊपर कौन सा एम्पायर है, अगर मुगल ऊपर चल रहा है तो नीचे कौन सा एम्पायर है, साउथ में कौन है, नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, कौन कौन सी डायनेस्टी चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों अटैक कर रहे हैं, क्यों ट्रिपाटाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज हो रहा है, क्यों हर्षा के टाइम पे ये हो रहा है, क्यों गुप्ता के टाइम पे ये हो रहा है। तो आप रीजन जब खोजोगे ना हिस्ट्री में, मैं बात कर रहा हूं, तब आपको हिस्ट्री याद हो पाएंगी। वरना रटने से क्या होगा ना, एग्जाम टाइम में भूल जाओगे, एमसीक्यूज में गलत हो जाएंगे, फिर नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा। यही मेरे साथ हुआ है। इसीलिए मैंने क्या किया कि हिस्ट्री के लिए मैंने चीजें समझी, मैंने यूट्यूब वीडियो से समझा, फिर मैंने लेवल अप में फैकल्टी निखिल सर उनके वीडियो से का जो यूट्यूब वीडियो उनसे समझा, फिर आईएस कॉरिडोर से समझा। तो मुझे चीजें समझ में आई कि भाई हिस्ट्री याद नहीं करना है, हिस्ट्री इज बेसिकली समझना टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच से, कि जब आपको समझ में आएगा ना तब जाके चीजें हो पाएंगी। तो ये हिस्ट्री में मैंने स्पेशली मैंने एंशिएंट मेडिवल में यही किया है, आर्ट एंड कल्चर में भी यही करना है, मॉडर्न में तो आपको मालूम ही है कि सेम टू सेम अप्रोच फॉलो करना है, विथ मोर एंड मोर एमसीक्यूज, मोर एंड मोर पीवाईक्यूज, मोर एंड मोर टेस्ट सीरीज। यहाँ पे हिस्ट्री हो गया। कमिंग ऑन द साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, और फिर इन्वायरमेंट में आएंगे। साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट मिला के 30 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 25-30 आराम से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बस सिंपल एक ही सॉल्यूशन फॉलो किया था, मैंने मतलब एक ही फॉलो किया था, आईएस कॉरिडोर का वीडियो लेक्चर्स फॉर साइंस एंड टेक, उनका सीसीए करके कोई कोर्स आता है, वही इनरोल किया था मैंने, और बस वही देखा था मैंने। तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इन्वायरमेंट में बेसिकली, या साइंस एंड टेक में बायोलॉजी वाले पोर्शन में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि मैपिंग बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, दोनों में मैपिंग से प्रीलिम्स में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो फिर वर्ल्ड मैपिंग से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैपिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे प्लेसेस से न्यूज वगैरह हो गया, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क जो न्यूज में है, जो नया है वो याद रखना है, तो मैपिंग के थ्रू वो कवर हो जाएंगी। तो ये सारे चीजें मतलब मैंने मैपिंग के लिए की थी। ज्योग्राफी का जो क्या है, उसमें एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक इंडियन ज्योग्राफी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने ऋषिकेश दुद्दत सर है, मैंने उनको फॉलो किया था ज्योग्राफी के लिए। आप चाहो तो उनका नोट्स देख सकते हो। तो मैंने उनको देखा था, उनको फॉलो किया था, तो उससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, और मैपिंग के लिए कॉरिडोर ही फॉलो किया था। तो इससे आप क्या करोगे कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, आपने हिस्ट्री रिवाइज कर लिया, आपने पॉलिटी रिवाइज कर लिया, आपने इकोनॉमी रिवाइज कर लिया, साइंस एंड टेक कर लिया, एनवायरनमेंट कर लिया, मैपिंग कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, तो आपको लगेगा अरे करंट अफेयर तो बच ही गया। मेरा अप्रोच था कि मैं करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा ना करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि करंट अफेयर में बहुत ज्यादा बाउंसर्स पूछते हैं, वो इतने बाउंसर हो जाते हैं कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे मालूम, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है करंट अफेयर, कि उससे अच्छा मुझे लगता है कि अगर मैं करंट अफेयर के मंथली मैगजीन पढ़ूंगा हर एक 100 पेजेस के, उससे अच्छा मैं 100 पेज का अपना लक्ष्मीकांत का नोट्स नहीं पढ़ लूं, या मैं अपने हिस्ट्री का नोट्स नहीं पढ़ लूं, या मैं ये नोट्स नहीं पढ़ लूं स्टैटिक का, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, या मैं एक आध टेस्ट सीरीज नहीं लगा लूं। तो मुझे ऐसा लगता था, तो यही मैंने किया है, मैंने स्टैटिक पे ज्यादा फोकस किया है, और जो भी करंट वाले टॉपिक थे ना वो मैंने बस टेस्ट सीरीज से ही पकड़ के कर दिया है, ज्यादा उसमें मैंने दिमाग नहीं लगाया था मैंने। तो ये मेरा मतलब अप्रोच था स्टैटिक को करंट को बैलेंस करना। लास्ट चीज मैं यही बोलूंगा कि बैलेंसिंग द थिंग्स ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेंस। तो अभी जैसे दिसंबर है वो के बाद आप जनवरी से प्रीलिम्स मोड में आ सकते हो, आप कोई भी ग्रुप में जाओ, मैजिक ग्रुप में कहीं पे भी जाओ, फोकस ये रहना चाहिए कि खूब सारा टेस्ट लगाओ, खूब सारा पीवाईक्यू बनाओ, खूब सारा रिवीजन करो। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा प्रीलिम्स जीएस के लिए। कमिंग ऑन द सीसेट वाला पोर्शन, तो सीसेट क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं तो मुझे ऐसा लगता था, मैं पर्सनली बता रहा हूं कि मेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है कि मेरा सीसेट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सीसेट के लिए फिर मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन अब क्या हुआ कि मैं पिछले वाले अटेम्प्ट में जिसमें मेरी रैंक आई थी, मेरी सीसेट में नंबर हो गई कम,
जब मैं सीसेट का पेपर देख के आया तो मुझे बहुत डर लगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा सीसेट ही ना निकले, क्योंकि जीएस तो निकल जाता, मुझे मालूम था। तो सीसेट के लिए मैंने 2 चीज सोचा है, मतलब मैं यही बोलूंगा आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है, जिनका मैथ स्ट्रांग है, दोनों चीज पे। पहला चीज, जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है वो जो भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उस पर फोकस करेंगे। मोस्ट ऑफ 90% रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप बना सकते हो, और 90% में अगर 80% भी सही हो जाएगा तो आराम से आप 50 नंबर के आसपास तो पहुंच ही जाओगे इजीली, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से 40-50 मार्क्स। देन यू विल जंप ऑन मैथ्स। ये नहीं कि मैथ्स से शुरू कर रहे हैं, नहीं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूरा खत्म कर दो, 27 क्वेश्चन आते हैं उसके आसपास में, देन यू हैव टू जंप ऑन मैथ्स वाला सेक्शन। ऑल्सो थैंक्स टू डीकेटी दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। और हम लोग वहां पे आके अच्छी बातें बताते हैं, तो लोगों को जो एस्पिरेंट कम्युनिटी है उनको इजीली गाइडेंस अवेलेबल हो जाता है यूट्यूब के थ्रू। तो थैंक यू।